AC circuit containing इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस कितना होगा L, कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा C, एंड ए रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस होगा R। किस तरह से? इन सीरीज। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग देखेंगे इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसको? L, C और R को। अब ये बहुत ही इजी है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत सिंपल आता है। आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा हो तो। जो बच्चे पहले वाला वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिगर से। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं डिनोट कर देता हूं यहाँ पे। लॉन्ग क्वेश्चन है और ये कितने मार्क्स का है बच्चों? 5 मार्क्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल ध्यान यहाँ पर दीजिए। फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिगर। फिजिक्स में फिगर का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिगर आपका जितना क्लियर होगा, जितना स्पष्ट होगा, उतना अच्छा मार्किंग आपको होगा। अगर आप फिगर छोटा बनाते हैं, कट करते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं किसको? इंडक्टर L। तो इंडक्टर इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है? कैपेसिटर। तो चलिए कैपेसिटर को लगा देते हैं। ये C, दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल होंगी, याद रखिएगा। अगर आप एक छोटा और एक बड़ा कर देते हैं तो वो गलती हो जाएगी, वो बन जाएगा सेल यानी बैटरी। यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों लाइंस पैरेलल हो, एक जैसे। और लास्ट में हमें क्या लगाना है? एक रजिस्टर। तो ये रजिस्टर लगा दिया हम लोगों ने। अब इसको AC सोर्स से हम लोग कनेक्ट करेंगे। AC सोर्स का सिंबल बहुत बार आप देख चुके हैं, इस तरह से रहता है। और आप देख रहे हैं एक कंपोनेंट के पीछे दूसरा कंपोनेंट, उसके पीछे तीसरा, एक लाइन से है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है बच्चों? L है, ये C है और ये R है। ये आपको पता है AC का सोर्स है और सोर्स उसका वोल्टेज। हम लोग वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं E=E0 sin ω t। ठीक है। अब करना क्या है? पहले मन में स्टेप को समझ लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने तीनों को रिजल्ट को पहले फाइंड किया है, उसी रिजल्ट को पहले 1 बाय 1 लिखेंगे, कंबाइन कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके लिए? हम लोगों ने पढ़ा था पहले रजिस्टर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप यहाँ देख, चलिए हम क्या करेंगे? अब तीनों का जो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है उसको एक एक कर लिखेंगे और कंबाइन कर देंगे, उसका मिलाकर डायग्राम बना देंगे, बस हो गया आंसर। चलिए, तो स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट हम लोग रजिस्टर से करते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर रजिस्टर उसका रेजिस्टेंस R है, तो उसके लिए जो वोल्टेज और करंट का इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वोल्टेज के लिए इक्वेशन है E=E0 sin ω t, और करंट जो उससे पार होगा उस रजिस्टर से, वहां पर करंट जो होगा I=I0 sin ω t। तो यहाँ पर आप जो दो इक्वेशन देख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को देखने से ये पता चलता है कि दोनों के बीच कोई भी फेज एंगल का डिफरेंस नहीं है। जो कॉस में है वही साइन में है। तो हम लोग यहाँ एक कंक्लूजन के तौर पर लिख सकते हैं, here is no phase difference between current and voltage। करंट और वोल्टेज के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। चलिए, अब दूसरा कंपोनेंट फिगर में देखिए, वो है हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टर यानी L के बारे में। तो उसके बारे में लिखते हैं फॉर इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस कितना है? L से डिनोट करते हैं। अब आप याद कीजिए, आपको याद होगा
ध्यान से आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब सर्किट में सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, इंडक्टर लगा होता है, तो वो क्या करता है, उस समय करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेज का डिफरेंस आ जाता है। कितना फेज का डिफरेंस आता है? π/2, यानी कि 90 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो उसको हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री वाला। जो याद है आपको उसी को बस लिख देना है कि क्या इक्वेशन हमारे सामने आया था, किसके लिए, एक इंडक्टर के लिए और रजिस्टर का तो हो ही गया। तो इंडक्टर में स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसी वोल्टेज ये तो फिक्स रहता है, E=E0 sin ω_t, वोल्टेज फिक्स है। लेकिन जो करंट का इक्वेशन आया था आपको याद होगा, एंड करंट अक्रॉस L, वो आया था हमारा I=I0 sin ω_t -π/2। ये देखिए ध्यान से, यहां पर आप देख रहे हैं सिर्फ ω_t है, लेकिन यहाँ ω_t -π/2 है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो फेज डिफरेंस से कहा गया, हियर करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड एक वर्ड है जिसका मतलब मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं। लैग्स बिहाइंड का मतलब होता है पीछे हो जाना। तो यहां पर जो करंट है वो पीछे हो जा रहा है बाय फेज π/2। किसके साथ पीछे हो रहा है? विथ वोल्टेज। ठीक है, दोनों इक्वेशन हो गए। अब लास्ट जो हमारा कंपोनेंट बच रहा है वो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कैपेसिटर। चलिए उसका इक्वेशन को लिख लेते हैं फट से। फॉर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C है, इसके लिए भी सेम यही इक्वेशन होगा। आपको याद होगा, बस यहां पर हो जाता है प्लस, तो उसको लिख देते हैं एसी वोल्टेज E= यही रहेगा साइन ω_t, और जो करंट होगा वो चेंज हो जाएगा, एंड करंट अक्रॉस C वो कितना होगा? I=I0 sin ω_t +π/2। ये तो बिल्कुल ताजा है, कल ही हम लोगों ने देखा था। यहां पर प्लस साइन आता है, तो प्लस का मतलब क्या है? जरा आप सोचिए, जब माइनस का मतलब है पीछे हो जाना, तो प्लस का मतलब क्या होगा? उसका ठीक उल्टा, यानी आगे हो जाना। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर करंट आगे हो जाता है, कितना से? π/2 से। किसके साथ? वोल्टेज के साथ। Here current leads with voltage by phase π/2। किसके साथ? तो with वोल्टेज के साथ। तो ये तो बात हो गई कि तीनों कंपोनेंट का हम लोगों ने रिजल्ट लिख दिया और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको भी देख लिया। अब यहां से इन तीनों को मिलाकर एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। वो ग्राफ मैं बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ग्राफ कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से एक्सिस पर हम लोग किस किस टर्म को लेने वाले हैं। दो एक्सिस है ग्राफ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर तो पहला हो गया और दूसरा ग्राफ। देखिए ग्राफ किस तरह से बनेगा। ये बताइए कौन सा एक्सिस है? ये जो एक्सिस है ये है वाई एक्सिस वर्टिकल में, और ये चला गया आपका एक्स एक्सिस। तो पहले एक्सिस का नाम लिख दीजिए, कौन सा? ये वाई हो गया, और नीचे जो होगा वाई डैश हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं और इधर क्या लेंगे वो हम लोग को देखना है। यहां हम लोग लेंगे EL और यहां लेंगे EC।
एल यानी इंडक्टर के बारे में डिनोट कर रहा है, सी यानी कैपेसिटर के बारे में डिनोट कर रहा है, और ईएल जो कि बड़ा है ईसी से, तो इसका रिजल्टेंट इधर निकलेगा, उसको हम लोग लिखेंगे ईएल माइनस ईसी। इधर क्या लेना है, यहाँ आर लेना है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना है, तो वो ई आर लिख सकते हैं हम लोग, और करंट यहाँ पर ले लेते हैं। अब बताइए कि इन दोनों को हम लोग एक साथ क्यों लिया, जरा सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। आपको याद होगा, यहाँ आप देख रहे हैं रजिस्टर में करंट और वोल्टेज के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो करंट और वोल्टेज यहाँ ई कब, जब रजिस्टर लगा हो तब एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच कोई भी एंगल का डिफरेंस नहीं है। जबकि आप ध्यान से देखिए, करंट यहाँ है और ये इंडक्टर, इस दोनों के बीच एंगल यहाँ कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो वो 90 हम लोगों ने देखा, यहाँ पर π/2 90 के लिए आ रहा है। फिर वही बात करंट और यहाँ पर कैपेसिटर, उसके लिए भी नीचे कितना एंगल बन रहा है, उसके लिए भी 90 डिग्री बन रहा है, जो हम लोगों ने थर्ड वाले केस में देखा था। तो ये ग्राफ मैंने अपने मन से प्लॉट नहीं किया है, इसके पीछे रीजन है, उस रीजन को समझना है तब आपको बनाना है। अगर आप माइंड में समझ लेंगे तो एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं, अगर आप समझेंगे नहीं तो इसको आप उल्टा पुल्टा कर देंगे तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। इसीलिए पूरा ध्यान से समझिए कि किस चीज को मैंने कहाँ लिया है और क्यों लिया है। अब देखिए, EL माइनस EC इधर जा रहा है और ये I इधर जा रहा है, ER इधर जा रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से जाएगा, जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। दो जिस तरह से लाइन है दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। अभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आप पढ़ चुके हैं वेक्टर में, ये इसके बीच से ही जाएगा, तो वही बीच से मैंने यहाँ पर बनाया। देखिए क्या, ये बीच वाला जो हमारा फाइनल वोल्टेज है, फाइनल रिजल्टेंट है, वो कहलाएगा E। इसको यहाँ से परपेंडिकुलर मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, एक एंगल यहाँ बन जा रहा है, उसको हम लोग 5 से डिनोट कर रहे हैं। टोटल एंगल कितना है 90, और 5 की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है तो 90 का आधा 45। अब किस एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिया है, चलिए उसको लिख देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है, कहाँ कहाँ लिया है। ER देख रहे हैं, I, EL, फिर क्या है EL माइनस EC, और लास्ट में क्या है EC। अब ये जो जो एक्सिस में है उसको बस केवल लिख देना है। ER किस एक्सिस में है, अलोंग एक्स एक्सिस। करंट वो भी एक्स एक्सिस में, तो वही चलेगा अलोंग एक्स एक्सिस। EL देखिए, EL किधर है, वाई एक्सिस में, अलोंग वाई एक्सिस। EL माइनस EC ये भी उधर है, अलोंग वाई एक्सिस। और लास्ट में फाइनली EC जो बच गया वो किधर है, वाई डैश की तरफ है, इसको लिखेंगे अलोंग वाई डैश एक्सिस। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, स्केलर और वेक्टर चैप्टर में बताया गया है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब तक मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ तब तक आप अपने माइंड में उस फॉर्मूला को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो फॉर्मूला क्या था दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने का। और अभी तक आपको जरूर याद आ गया होगा कि वो जो फॉर्मूला है वो क्या था। मैं आपको इस सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ। रिजल्टेंट यानी आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर cos थीटा क्या डिनोट करता है, cos थीटा डिनोट करता है a और b के बीच जो एंगल बन रहा है उसको। एंगल 60 हो तो यहाँ 60 डिग्री पुट करेंगे, एंगल 90 हो तो यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे। जो गिवन सिचुएशन में होगा वो हम लोग पुट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर पुट करना हो तो जरा आप सोच कर बताइए कि यहाँ पर एंगल कितना पुट होगा। यहाँ पर एंगल पुट हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि आप देख रहे हैं एक एक्सिस इधर है ओरिएंटल
दूसरा वर्टिकल है। और हम लोग यहाँ पर जब 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, जरा सोच के बताइए। cos 90 की जो है यहाँ पर एंगल जब हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब यहाँ 0 पुट करने जाएंगे तो यहाँ cos 0 का वैल्यू 0, 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट फिर से वापस 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो ये टर्म समाप्त हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। उसी को बस लिख देना है। उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ EL एंड EC। EL और EC ग्राफ को देखते जाइए और यहाँ समझते जाइए। EL और EC का रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने बताया कि EL बड़ा है EC छोटा है, तो वो हो जाएगा EL माइनस EC। और यहाँ पर E क्या है, हेयर E जो है वो रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। अब रिजल्टेंट का फार्मूला हम लोग पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हम लिख सकते हैं E स्क्वायर बराबर, देखिए R स्क्वायर की जगह E स्क्वायर, मैच करते जाना है। A और B चाहिए, फिगर में देखिए A और B कौन है, फिगर में A की जगह है EL माइनस EC, तो हो जाएगा EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस B की जगह क्या है ER है, ER का होल स्क्वायर। अब आगे का टर्म कहाँ गया, मैंने अभी आपको तुरंत बताया, आगे का टर्म 0 हो गया क्योंकि cos 90 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 EL माइनस EC इंटू ER इंटू cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 तो बचेगा EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER का होल स्क्वायर। अगर तो टर्म 0 हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। E का मतलब क्या है, E का मतलब है वोल्टेज। ओम्स लॉ से आप लोग पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू IR। तो यही V यहाँ वोल्टेज है, तो I और R टर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई टर्म कॉमन है, और कॉमन टर्म कौन सा है, वो I है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो कॉमन टर्म को बाहर निकाल लिए I स्क्वायर के रूप में। अब जो बच जाएगा उसको लिख देना है XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको ब्रैकेट चलिए चेंज कर देते हैं, ये इस तरह से छोटा ब्रैकेट, और ये I जब सबसे बाहर आया तो मैंने यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट लगा दिया R स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या चल रहा है E स्क्वायर, LHS को भी ध्यान देना है E स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, वो रूट बनाएगा। तो चलिए रूट को लिखते हैं, रूट अंडर I स्क्वायर XL स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहां से बताइए कि बाहर क्या आ सकता है, यहां से जो बाहर आने वाला टर्म है वो टर्म हो जाएगा I, अंदर क्या बचेगा XL XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इधर बच जाएगा आपको E, क्योंकि ये यहाँ पर जब स्क्वायर गया तो रूट बन गया। अब हम लोग E बटा I कर देंगे, तो E बटा I यहाँ से देखिए ध्यान से, V बटा I करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, अगर हम V बटा I कर दें तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस R का वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमें वही निकालना है, E बटा I कर देंगे। चलिए देखिए ध्यान से, R का वैल्यू निकालने के लिए किसको किसको डिवाइड करना है, वोल्टेज और करंट को। तो हम लिख सकते हैं E बटा I इक्वल टू, जो बच गया उसको लिख दीजिए XL XC का स्क्वायर R स्क्वायर। अब इसका अपोजिशन जब निकालेंगे हम लोग, अपोजिशन हम लोग पिछले क्लास में भी अपोजिशन निकाल चुके हैं। अपोजिशन का मतलब होता है विरोध, यानी उसका कितना सर्किट में रेजिस्टेंस है। तो अपोजिशन निकालने के लिए हमें देखिए R निकालने के लिए V बटा I करना था, तो हम लोगों ने पहले ही कर दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं E बटा I बराबर
जेड, और इसको बोला जाता है इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस क्या है? ये इम्पीडेंस एक ऐसे एसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है जिसमें 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं। कौन से 3 कंपोनेंट हैं? आर, एल और सी, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बिल्कुल सही, फिर से सुनिए, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसको बोला जाता है इम्पीडेंस। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वहां से आप देख सकते हैं, XL माइनस XC का होल स्क्वायर R स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम इसका फार्मूला बता चुके हैं, इसका फार्मूला बता चुके हैं, चलिए उसके टर्म में लिखते हैं। XL क्या है? XL को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC क्या है? उसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फार्मूला XL L ओमेगा लिखते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं 1/c ओमेगा, तो इसका स्क्वायर होगा प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट तो चलते रहेगा। अब ओमेगा को हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। इधर आपको शॉर्ट में मैं बगल में लिख देता हूं, XL बराबर L ओमेगा, L 2 पाई न्यू, और XC बराबर 1/c ओमेगा, तो 1/c 2 पाई न्यू। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया, तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे, रूट लगाइए, L 2 पाई न्यू माइनस 1/c 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, इधर R स्क्वायर। तो ये हमारा Z की वैल्यू निकल गई इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा चीज बचा हुआ वो मैं कल आपको डिस्कशन में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आता है तो इसके साथ एक टेल पार्ट भी जुड़ा रहता है। टेल पार्ट करने का मतलब है एक पीछे का हिस्सा, एक छोटा चीज और, क्योंकि जब आप जैक बोर्ड के क्वेश्चन को देखते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें लिखा रहता है ब्रैकेट में 2+3 या 1+4। इसका मतलब क्वेश्चन 2 भागों में बटा हुआ है। अब अगर आपने एक भाग बनाया तो एक ही आपको आंसर मिलेगा, आपने दोनों बनाया तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आप इसको फिर से एक बार मेरे रिक्वेस्ट पर दोबारा देखिए, इस डेरिवेशन को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। ये बस देखने में टफ लगता है, जबकि है बिल्कुल आसान। शर्त क्या है? आपका फुल कंसंट्रेशन और फुल इंटरेस्ट इधर होना चाहिए, कहीं और बिल्कुल भी नहीं। तो अंत में घरों में रहिए, अपने सुरक्षित रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान से एक बार फिर से सब कुछ देख लीजिए।